किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से आज हम आपको लेकर चलेंगे केंद्रीय ऊन एवं भेड़ अनुसंधान संस्थान अभिकानगर, जहां पर पिछले दिनों हमारी दूरदर्शन की टीम ने किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम को आप सभी के लिए कवर किया। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम में आज हमारे ये किसान वैज्ञानिक संवाद पर आधारित विशेष कार्यक्रम। कानाराम जी गुजर मालपुरा से रहने वाले हैं सर। और अभिशान है हमारे पास 15-16 से ही। और बढ़िया पाए दो देरी जमान तो खूब अभिशान के पहले मालपुरी भी रखा खूब। और अब अभिशान से तो अभिशान को काई को ना अभिशान का बारा हम हमारे इस संस्थान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भेड़ों की नस्ल है जिसकी आप बात कर रहे थे, अभिशान, ये संस्थान की नहीं देश की एक शान है। और आप तो इसको बहुत दिन से पाल रहे हैं। इसमें 2 से ज़्यादा बच्चे देने की क्षमता है। यदि हम देसी नस्लों की बात करें तो वो हमारी नस्लें एक बार में 1 बच्चा देती है, लेकिन संस्थान के वैज्ञानिकों के प्रयास से जो ये अभिशान भेड़ पैदा की है, ये 2 से ज़्यादा बच्चे देती है और इसमें दूध देने की क्षमता भी ज़्यादा है। इसका शरीर भार भी दूसरी भेड़ों के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पता होगा आपको हमारी 3 भारतीय भेड़ों नस्लों का मिश्रण है। एक तो हमारी अपनी देसी नस्ल मालपुरा भेड़ नस्ल मांस के लिए, ऊन के लिए बहुत उपयुक्त और बहुत ही शानदार नस्ल है, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छे से पाली जाने वाली नस्ल है। लेकिन क्योंकि मालपुरा एक बार में 1 बच्चा देती है और दूध कम देती है, अब इससे मालपुरा भेड़ से ज़्यादा बच्चे कैसे लें और दूध कैसे लें। अब हमारे वैज्ञानिक शोधों में हम लोगों ने प्रयास और हम सफल भी रहे। हमने एक जीन ढूंढा जो ज़्यादा बच्चे देने के लिए सक्षम है, फेक भी। वो हमारे ही देश की गैरोल जो भेड़ है उसमें पाया जाता है। उस गैरोल भेड़ को हमने मालपुरा से मिलाया और पहले ही क्रॉस में हमने पाया कि हमारी जो पहला क्रॉस आया था, GM बोला था हमने उसको, गैरोल और मालपुरा, जो 50-50%, उसमें बच्चों की संख्या बढ़ गई लेकिन साइज छोटा रह गया। अब साइज को बढ़ाने के लिए हमने दूसरा प्रयास किया कि इसको वापस हमने मालपुरा से बढ़ा दिया, मिला दिया, तो कुछ साइज बढ़ गया लेकिन दूध कम हो गया। अब साइज बच्चों का बढ़ने से दूध की आवश्यकता बढ़ जाती है। अब दूध को बढ़ाने के लिए हमने हमारे ही देश की पाटनवाड़ी, जो आपके पड़ोसी राज्य गुजरात से आती है, पाटन क्षेत्र से, वहां की पाटनवाड़ी भेड़ को मिलाया, जो हमारे देश में एकमात्र वो भेड़ है जो दूध देने के लिए जानी जाती है। अब इस 3 भेड़ों के मिश्रण को हमने नाम दिया अभिशान। अवि होता है संस्कृत में भेड़ और शान है प्राइड, मतलब हमारी भेड़ों की शान। अब ये जो अभिशान है ये ज्यादा बच्चे देने में सक्षम है, ज्यादा दूध होता है और ज्यादा ही इसकी उत्पादन क्षमता होती है। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई कैसे भेड़ पालकों की आय बढ़े, तो आप तो देख रहे होंगे, अब तो सदियों से पाल रहे हैं इसको, हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब ये भेड़ 2 से 4 बच्चे देती है, कुछ भेड़ें 5 बच्चे भी देती हैं, लेकिन 5वें बच्चे को एक भेड़ के लिए पालना बड़ा मुश्किल है। तो पाले कैसे? तो हमारा जो न्यूट्रिशन सेक्शन है, जो पशु पोषण व्यवस्था को देखता है, उन्होंने एक मेमना प्रास बनाया। मेमना प्रास एक तरह से दूध का पाउडर है, अल्टरनेट पाउडर है, वो वैकल्पिक व्यवस्था है। उसमें बच्चे की बढ़वार के ज्यादा हो, इस ऐसे गुण हैं, उसको हम मेमना प्रास बोलते हैं। और उन बच्चों को भी पिलाया जाता है जिनकी भेड़ों की मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के टाइम में, और जिसको ज़्यादा बच्चे होते हैं, माँ में दूध होता है, तो उनको भी हम ये लोग पिलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अभिशान को इस देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लेके आए हैं, क्योंकि देश का एकमात्र एक ये ऐसा प्रयोग है जो भारतीय नस्लों के मिश्रण से ही बना है। अदरवाइज आपने सुना होगा नई नस्ल कहाँ से बनती है, उसमें विदेशी खून को हम डालते हैं। जैसे कोई संकर नस्ल की बात करो, गायों की बात करो, होलिस्टीन फ्रीजियन के क्रॉस की बात करो, तो उसमें दूसरे देश की नस्ल को हम लाके उसमें मिलाते हैं अपनी देशी नस्लों में।
दूसरे देश से जो चीज आई है उसकी व्यवस्था अलग तरह से करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा केयर से करनी पड़ती है। तो हमारे देश का एकमात्र एक जो देसी 3 भेड़ों के मिश्रण का जो परियोजना थी वो इस संस्थान के वैज्ञानिकों की देन रही, जो 1997 में शुरू हुई थी और 2016 में हम लोग इस योजना की जो भेड़ थी अविशान, इसको किसानों के बीच में लेके आए। हाँ डॉक्टर साहब, माने भेड़ बकरी की खिलाई पिलाई का बारे में माने बताओ। किसान भाइयों, जब हम अच्छे उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें ये बात सत्य है कि हमें उच्च किस्म की नस्लें भेड़ बकरियां चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। पर अच्छी किस्म की जो नस्लें हैं वो तभी अच्छा उत्पादन देती है जब उसका आहार प्रबंधन बढ़िया करते हैं, उनका रखरखाव बढ़िया करते हैं तथा उनका बीमारियों से भी आप उनको सुरक्षा करते हैं। तो जब हम आहार की बात करते हैं तो भेड़ बकरी के लिए आहार जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी जो गुण है, कोई भी जीन जिसको हम कहते हैं, वो तभी एक्सप्रेस बढ़िया होता है जब उसको अच्छे माहौल मिलता है। तो अच्छे माहौल में जो पशु पोषण, जानवरों का पोषण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम भेड़ बकरी के पोषण की बात करते हैं तो उसमें 5-6 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि जी जानवरों को प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं, उनकी जो ऊर्जा रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है कि नहीं, उनको जो खनिज लवण चाहिए वो मिल रहे हैं कि नहीं, उनको जो विटामिन चाहिए वो मिल रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए अच्छे उत्पादन के लिए पोषण जो है वो एक अहम कड़ी है। हम ये कहें कि अगर हम भेड़ बकरी पालन पे 100 रुपये खर्च करते हैं तो उसमें करीब 50 से 60 रुपये जो खर्चा है वो आपका उनके आहार पोषण पे ही जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो पशु पोषण पे जो खर्चा होने वाला है हर रोज़ का खर्चा है। अगर आप जानवर अच्छी किस्म खरीदते हैं आपकी एक बार ही उसमें खर्चा आता है, पर आहार पे खर्चा आपका हर रोज़ खर्चा होने वाला है, होता है। तथा इसमें अगर आप थोड़ी सी भी सावधानी बरतें तो आप जानवरों का स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकते हैं और अपना आहार प्रबंधन जो मेन है उसको इकोनॉमिक्स मतलब आप आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो जब हम भेड़ बकरी की बात करते हैं तो जो बड़ी भेड़ है जिसका वजन 35 से 40 किलो होता है, तो हम ये कहें कि उसको करीब आपको एक दिन में 300 से 400 ग्राम दाना, राती मिश्रण जिसको कहते हैं, वो खिलाना चाहिए। उसको करीब 800 से 900 ग्राम जो है वो सूखा चारा उसको मिलना चाहिए तथा किलो से 1.5 किलो उसको हरा घास, हरी पत्तियाँ, ये बहुत ज़रूरी हैं। जब हम आप ये सभी चीज़ें देंगे तो उसको जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, जो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है या जो उसकी मिनरल की रिक्वायरमेंट सभी पूरी हो जाएगी। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और मैं गुड़गांव हरियाणा का निवासी हूं। सर, मेरा सवाल ये है, भेड़ बकरियों के सबसे आम रोग कौन से हैं और उनका बचाव कैसे किया जाए? किसान भाइयों, जब हम पशुपालन का विचार करते हैं तो 4 प्रमुख जो व्यवस्थापन है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहले तो आपके पास अच्छी नस्ल होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास अच्छा खान पान की व्यवस्था होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ आपके पास बाड़े की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और चौथी महत्वपूर्ण जो बात है वो है पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में अगर हम देखें तो बड़े जानवरों के मुकाबले छोटे जानवरों में बहुत कम बीमारियां आती है, भेड़ बकरियों में बहुत कम बीमारियां होती है। लेकिन इसमें अगर हमारे किसान भाई इसका पशु स्वास्थ्य प्रबंधन अच्छा करते हैं तो इनको अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में हमें उनका जो टीकाकरण है वो समय समय पर करना चाहिए। इसमें 2 प्रमुख बीमारियां होती है, जैसे कि एक पीपीआर है, पेस्टिसाइड्स पेटिट्स रुमिनेंट्स, जिसको किसान काला चेहरा भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और अमूमन सब जगह पाई जाती है। इसका टीकाकरण हमें करना ही करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, दूसरा महत्वपूर्ण इसमें जो बीमारी है जो जीवाणु से होती है, जिसको किसान फड़किया बोलते हैं। तो फड़किया का टीका भी हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ अगस्त के महीने में आपको डीवर्मिंग करनी चाहिए, मतलब कीड़ों की दवाई पिलानी चाहिए। तो अगस्त में अगर आप टीका ये डीवर्मिंग करते हैं तो जितने भी पेट में कीड़े जानवर के आते हैं वो निकल जाएंगे। तो हम राजस्थान में हमारे डिवीज़न से यही रिकमेंड करते हैं, संस्थान से यही रिकमेंड करते हैं कि साल में केवल आपको एक ही बार डीवर्मिंग करनी चाहिए। मैं रोडूलाल गुजर मालपुरा का रहने वाला हूँ।
मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि ये ऊन का भाव नहीं मिल रहा ठीक से, तो उनको ज़्यादा अच्छा भाव मिलने क्या करें। प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि पशु के पूरे प्रबंधन में जो आपका जीन्स का पोषण का और स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। इसी के साथ ही पशु हम पालते हैं तो हमारे आजीविका चलाने के लिए, आमदनी के लिए। तो पशु से हमें दो तरह से आमदनी होती है। एक तो हम पशु को या तो जीवित रूप में बेच देते हैं, जिससे उसका मांस बाजार में जाता है और उसके द्वारा इनकम होती है। दूसरा, भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होती है और ऊन जो है उसका फिर बाद में मूल्य संवर्धन करके हिंदुस्तान की ऊन का मुख्य रूप से गलीचा बनाया जाता है, जिसकी विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके द्वारा पैदा की हुई ऊन का गलीचे में उपयोग करके लगभग देश से 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया जाता है। और गलीचा एक सिंगल कमोडिटी है कपड़ों में जिसकी इतनी वैल्यू का एक्सपोर्ट होता है। तो आप जो चीज़ ऊन पैदा कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। देश की लगभग 85% ऊन गलीचा उद्योग में काम में आती है और लगभग इसी दुगनी क्वांटिटी की ऊन विदेश से इंपोर्ट करके तब गलीचा का निर्माण करके उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो ये टोटल जो गलीचे ऊन है लगभग जो है ना 2000 करोड़ के आसपास की ऊन जो है ना उपयोग होती है। उसमें से हमारा भाग जो हमारे किसान द्वारा उत्पादित की जाती है वो लगभग 650 से 700 करोड़ रुपए की ऊन जो है ना किसानों को के द्वारा उत्पादित की जाती है और ये सीधा सीधा किसान को मिलता है। इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि ऊन जो हम किसान पैदा करते हैं उसमें थोड़ा सा एक कमी ये रहती है कि हम जो है ना ऊन जो है ना 3 बार कतरते हैं। 3 बार कतरने से क्या होता है, उसकी लंबाई कम रह जाती है और लंबाई कम रहने की वजह से वो मशीन में उसकी छिजत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप लोग सिर्फ 2 बार ही ऊन कतरें, है ना, और लंबी ऊन के आपको दाम भी ज़्यादा मिलेंगे। और इसके बाद दूसरा आपको मुख्य कार्य करना है कि आपको ऊन की छटाई करके लेके जाना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी किसान के कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के दौरान बताया कि भेड़ के शरीर में सर के, पैरों के, पूंछ के ये बाल जो है ना औसत की अपेक्षा कम बढ़वार होती है, तो छोटे ही रह जाते हैं और शरीर पे ऊन ज़्यादा अच्छी आती है। तो हमें ये छोटी ऊन जो पैदा होती है, जैसे ही भेड़ की ऊन कतराई करें तो इनको छांट करके अलग कर लेना चाहिए। इसके साथ ही पूंछ के पास जो गंदगी लगी रहती है उसके साथ जुड़ी हुई ऊन को भी हमें छांट के अलग करना चाहिए। मेरा नाम ईशानी रॉय है। मैं अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन से आई हूँ। मेरा सवाल सर से ये है कि CSWRI में क्या प्रॉस्पेक्ट्स है पीजी का और पीएचडी का, और इसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं। प्यारे स्टूडेंटों, आपका जो वेटरनरी का फील्ड है ये बहुत ही संभावनाओं वाला फील्ड है और इसमें भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप इस संस्थान से आगे अपनी पढ़ाई के रूप में जुड़ सकते हैं। आप MBBSc में आप जिस भी विषय में कर रहे हैं उसमें आप चाहते हैं कि आप शोध क्षेत्र में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे आप वैज्ञानिक के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं, या किसी देश के कोई भी ऐसा पशुपालन में भेड़ और बकरी में कोई ऐसी बीमारी है जिस पे आप काम करना चाहते हैं, आपका कोई अच्छा विचार है उसको आप करना चाहते हैं, तो आप अपनी MBSc करें और उसके बाद इस संस्थान के जो अलग अलग विभाग हैं आपके अपनी पीजी के विषय के अनुसार हमारे यहाँ संस्थान से जुड़ सकते हैं और हमारे यहाँ के जो संस्थान में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे जुड़ के आप उनमें काम कर सकते हैं और उनमें जो संस्थान के विचार हैं उनमें तो आप सहयोग करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि इसमें और भी आपके कोई अच्छे विचार हैं उनको भी आप यहाँ अपने वैज्ञानिक के साथ शेयर करके काम कर सकते हैं, जिससे अगर आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो निश्चित ही वो आने वाले समय में हमारे किसान, देश के किसान जो हैं, जो इस पशुपालन से जुड़े हुए हैं, उनको वो फ़ायदा करेगा और वो निश्चित ही वो आपको भी एक पहचान दिलाएगा। इसलिए आप इस संस्थान में जुड़ के आप अपना कैरियर बना सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं और यहाँ आने पे आपको ये पता लगेगा कि हमारे लिए आगे कौन कौन से
जो क्षेत्र हैं उनमें अवसर है। जैसे खासकर जो हमारे भारत सरकार के बहुत सारे संस्थान हैं जो वेटनरी पशु पे काम करते हैं, बड़े पशु से लेकर छोटे पशु पे काम करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा जो गांव में हमारे हर जिले के लिए कृषि विज्ञान केंद्र है जो किसान और वैज्ञानिक के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। वहाँ भी आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कोई भी अच्छी योजना किसान तक ले जा सकते हैं तो एक बहुत अच्छा वहाँ भी आप अपना योगदान कर सकते हैं। मेरा नाम कैलाश सिंह शर्मा चौसला ग्राम का रहने वाला हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इस संस्थान में किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और इन योजनाओं से किसान कैसे जुड़े, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। धन्यवाद किसान भाइयों, आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अभी जो वर्तमान परिदृश्य है भेड़ और बकरी पालन का, इससे बहुत ही संबंधित है और तार्किक क्वेश्चन है ये। पहले मैं बताना चाहूँगा आपकी जो हमारा संस्थान है जो किसानों के लिए क्या क्या कार्य कर रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, अभी जो किसान चर्चा हुई उसमें बताएं कि पोषण पे कैसे काम करना चाहिए, स्वास्थ्य पे क्या काम करना चाहिए, उसका जो ऊन उत्पादन है उसका मूल्य संवर्धन कैसे करना चाहिए। निदेशक महोदय ने भी ये बताया कि भेड़ पालन का और अभिशान का क्या महत्वपूर्ण है, अभी इसके बारे में हमने चर्चा की है। इन सभी बातों का मैं एक रूप में बताऊंगा कि जो हमारा संस्थान जितने भी अनुसंधान कार्य कर रहा है भेड़ पालन, भेड़ उत्पादन, खरगोश पालन के ऊपर और ऊन का मूल्य संवर्धन के ऊपर है, जो इनकी जितनी भी अनुसंधान गतिविधियां हैं हम उनको किसानों तक पहुंचाते हैं और वो प्रसार के विभिन्न माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम किसानों तक उनको लेके जाते हैं। मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तकनीकियां देश में डेवलप हुई है, उनमें से मात्र 40% तकनीकें ऐसी हैं जो किसानों तक पहुंच रही हैं, जबकि 60% जो तकनीकें हैं वो किसानों तक अभी भी नहीं पहुंच पा रही हैं। और उसमें मैं आज आप लोग सब लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप जिस तरह से परंपरागत तरीके से पशुपालन कर रहे हो या खेती कर रहे हो आप है जो, उसमें जो वैज्ञानिक समावेश है, जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी हैं, जो तकनीकी हैं, उनको यदि आप अपनाओगे तो निश्चित ही आपका मुनाफा ज़्यादा होगा। जैसे मैं संस्थान की बात करूं, संस्थान हमारा लगभग हर प्रति वर्ष 50 से 52 प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाता है किसानों के लिए, जो जिसमें राजस्थान से और दूर दराज के जो राज्य हैं पूरे भारत से वो किसान यहाँ पे आते हैं। वो ट्रेनिंग 5 दिवसीय प्रशिक्षण होता है और 8 दिवसीय प्रशिक्षण होता है। जो सारी जो प्रशिक्षण हम करवाते हैं वो सारी स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग होती है जिसमें किसान उसका भुगतान करता है और संस्थान वैज्ञानिक तरीके से भेड़ पालन के ऊपर उनको ट्रेनिंग देता है। दूसरी बात, किसान भाई किसान भाई पूछते हैं कि हम यहाँ से नस्ल सुधार के लिए जानवर कैसे लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। जो हमारा संस्थान में जितनी भी नस्लें हैं या जो खरगोश की हैं, भेड़ की हैं, बकरी की एक सिरोही नस्ल है हमारे यहाँ पे, उनको हम एक बुक वैल्यू निर्धारित करके संस्थान ने जो जिसके माध्यम से हम किसानों को सप्लाई करते हैं। उसके लिए सीधा तरीका है कि आप एक हमारे निदेशक महोदय के नाम से एक एप्लीकेशन लगा सकते हो, उसके साथ आपका एक पहचान पत्र लगा सकते हो। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है, यदि आप ग्राम पंचायत से गांव से बिलोंग करते हो तो जो सरपंच का लेटर पैड होता है उस पर आप लिखा सकते हो कि मैं प्रमाणित करता हूँ ये बंदा यहाँ का है और ये भेड़ पालन करता है या बकरी पालन करना चाहता है, तो आपके संस्थान से उन्नत नस्ल का ये जानवर देने की कृपा करें। ये तीनों जो कागज़ हमारे पास आप भेज दिए, जैसे ही आपका नंबर आता है तो आपके पास यहाँ से कॉल जाएगा कि आपका नंबर आ गया, आप ये जानवर खरीद सकते हैं। सभी जितने भी जानवर हमारे यहाँ पे हैं उनकी सभी की जो दरें हैं वो फिक्स हैं, निर्धारित हैं। यहाँ किसी भी भारत के किसी भी कोने का किसान कभी भी देख सकता है कि मुझे 1 से 2 साल का वर्ष का जानवर मिलेगा, वो कितनी कीमत का मिलेगा, वो वहाँ बैठा बैठा भी उस चीज़ को देख सकता है। मेरा नाम है शेख अंसर अहमद, मैं MJ वेटनरी कॉलेज से मेरी वेटनरी डिग्री कर रहा हूँ मैं। सर, ईस्टस भेड़ों में ईस्टस सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं, ईस्टस डिटेक्शन कैसे करते हैं और सीमेन की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? भी आपने बहुत ही एक अच्छा और वायेबल क्वेश्चन पूछा है कि हम ईस्टस सिंक्रोनाइजेशन को हम कैसे करें भेड़ बकरियों में, और इसका जो स्पर्म की क्वालिटी है उसको हम कैसे जांचें। ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि आज फील्ड में चाहे बड़ा किस जानवर हो या छोटे जानवर हो, सबके लिए ही ईस्टस सिंक्रोनाइजेशन और AI की जो टेक्निक है वो कॉमर्शियल एंगल से देखा जाए तो उसको कॉमर्शियली वायेबल बनाने के लिए दोनों ही टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है। ईस्टस सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हमारे संस्थान ने एक अविकलशील स्पंज टेक्निक डेवलप की है। इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो स्पंज हमने डेवलप किया है उस स्पंज को हम भेड़ या बकरियों की जो सर्विक्स है उस पार्ट पे हम उसको रखते हैं। उसको लगभग 12 दिन के लिए रखा जाता है। 12 दिन के बाद में हम स्पंज को वापस विड्रॉ कर देते हैं।
उसके विड्रॉ करने के 36 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो भेड़ या बकरियां हैं वो हीट में आ जाती है, और उसके बाद में हम उसका नेचुरल तरीके से या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तरीके से हम उनका गर्भाधान करवा सकते हैं। और जो दूसरा जो सवाल था कि हम जो स्पर्म की हम क्वालिटी को कैसे मेज़र करें, इसके लिए हमारे पास जो है वो एक कंप्यूटर असिस्टेड टेक्नोलॉजी है, कासा जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसकी जांच करते हैं। लेकिन यदि फील्ड में भी कोई जांचना चाहे तो सिंपल स्लाइड बना के जो भी माइक्रोस्कोप है उसमें 10x पे यदि आप देखोगे तो मेनली इसकी स्पर्म की मोटिलिटी देखी जाती है। यदि आपके जो स्लाइड है उसमें 80% के लगभग स्पर्म मोटाइल है तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीमन माना जाएगा, और उसको आप फील्ड में आसानी से काम में ले सकते हो। तो किसान भाइयों, आज हम लोगों ने जो गोष्ठी की है इसमें हम लोगों ने आपके सवाल लिए हैं। सवाल भी क्या जो संस्थान से जुड़े हुए थे, भेड़ कैसे पालें, बकरी कैसे पालें, खरगोश कैसे पालें और इससे आमदनी कैसे ज़्यादा लें। इसके साथ ही हमने जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स आए हुए हैं इंटर्नशिप में, इनके भी हमने सवाल लिए और बहुत अच्छे सवाल रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जो जिज्ञासाएं थी, भेड़ कौन सी पालें, भेड़ कैसे पालें, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था का इंतजाम कैसे करें, उनकी ऊन, आपका सवाल रहता है कि साहब ऊन से पैसे नहीं मिल रहे, तो आपको उसका भी जवाब दिया। ऊन से बहुत से उत्पाद बना के आप बाजार में इसको बेच सकते हैं। ऊन से खाद बना के भी इसका वैल्यूएबल खाद आप खेत में अपने यूज कर सकते हैं। आगे आने वाला समय जैविक खेती का है, जैविक पशुपालन का है, तो उस एरिया में भी हमारा भेड़ बकरी पालन बहुत अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। और किसान भाइयों, आप यूं ही संस्थान से जुड़े रहें, क्योंकि राजस्थान की रीढ़ की हड्डी भेड़ और बकरी पालन ही है। इसी से ही हमारा गुजारा होना है और इसी से ही हमारी दिनचर्या चलने वाली है। तो आज जो हमारी आप इस गोष्ठी में पधारे, निश्चित ही इसमें आपको जो भी आपके सवाल थे उसका आपको जवाब मिला होगा। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम हमारे राजस्थान दूरदर्शन की तरफ से यहाँ पे करते रहेंगे, और कभी हम किसान के गांव में करेंगे, कभी हम रेवड़ पे करेंगे, कभी हम रबी की फसलों पे करेंगे। तो आपका जुड़ाव हमसे बना रहे, दूसरे किसानों तक भी आपके सवालों और उसके जवाब पहुंचे, ऐसी हमारी उम्मीद है। आपको सबको राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हमने आपको दिखाया किसान वैज्ञानिक संवाद पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी हुई जानकारी का आप महत्वपूर्ण लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति है आपके कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।